पर अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम टैक्स बचत को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत से ही बात कर रहे हैं और अलग अलग निवेश के विकल्पों को जो है हम चर्चा में ला रहे हैं, तो आज हमारा फोकस होने वाला है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और एनपीएस पर, जहां पर आपको टैक्स छूट मिलती है और अलग अलग निवेश लक्ष्य के तहत आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, पैसे लगाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं अधिकतर समय केवल टैक्स छूट के लिए ही इनमें पैसे लगाते हैं। हालांकि इन दोनों निवेश विकल्पों का एक निवेश लक्ष्य के तहत भी महत्व है अगर आप इनको सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो में जगा दें। लेकिन वो तमाम लोग जो कि मेरे ख्याल से 31 मार्च आने से पहले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की नहीं होती हैं साल भर में, जल्दबाजी में कहीं तो आपको पैसे लगाने होते हैं, तो क्या खरीद लिया? यूलिप खरीद लिया और एनपीएस खरीद लिया। चलिए, ये कितना सही है और कितना गलत है ऐसा करना जल्दबाजी में निवेश, और इसके साथ साथ अगर आपने पैसे लगा ही दिए हैं तो आप कैसे उनका फ़ायदा उठाएं, इसको सही तरह से अपने पोर्टफोलियो में एक गोल से लिंक करके, इस पर बात करते हैं। तो पहले अर्नब जी, टैक्स का मामला मैं समझना चाहती हूँ। यूलिप पर बताइए किस तरह से आपको टैक्स छूट मिलती है। यहाँ पर हमने देखा पिछले बजट में भी जो हाई कॉस्टिंग यूलिप थी वहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ छूट सरकार ने दी है। देखिए, इसमें जो यूलिप में है वो जब आप निवेश करते हो तब जो आप प्रीमियम भर रहे हो उस पे आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि लेकिन इसमें एक और चीज है कि एक रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपने 1 फरवरी 2021 के बाद यूलिप ले रखा है और उसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो फिर उस पे जो अमाउंट जो वापस आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो नॉर्मल केस में अगर आपका यूलिप का पैसा वापस आता है तो एट द एंड ऑफ द पीरियड वो टैक्स फ्री रहता है अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन अगर आपने प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा भरा हुआ है और पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद ली हुई है, और ये मल्टीपल पॉलिसीज अगर आपने ली है तो वो सबका मिलाकर ये कैलकुलेशन होगा, तो उस पे फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग जो हाई वैल्यू यूलिप्स ले लेते थे एज अ मीन्स ऑफ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, वो अब उस पे रोक लग गई है, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम वाले यूलिप्स पे आपको ऑन मैच्योरिटी टैक्स भरना। चलिए, तो ये तो टैक्स का एंगल हो गया जहाँ पे यूलिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। एनपीएस की हम बात करते हैं, जहाँ पर रिटायरमेंट एक लक्ष्य के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए अर्नब जी, एटीसी में तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद एटीसीसीडी के तहत भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे आपको अतिरिक्त 50,000 का फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा भी कोई टैक्स छूट है यहाँ पर सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों के तहत भी क्या कोई टैक्स छूट में किसी भी तरह के बदलाव हैं? देखिए, आपको इसमें दो एंगल्स देखने होंगे। पहली बात ये है कि जब आप निवेश करते हो तब आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तो जो बेनिफिट है फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, तो अंडर सेक्शन 80CCD1 आपको 1.5 लाख तक तो बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस में अंडर सेक्शन 80CCD1B एक एडिशनल 50,000 का भी डिडक्शन आपको मिलता है, जो किसी और चीज में नहीं मिलता। यानी कि ये 50,000 का जो डिडक्शन है एनपीएस में, वो अगर आप 1.5 लाख से जोड़ ले तो आपको टोटल अप टू 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। अब ये 50,000 का डिडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के लिए है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब आप एज एन एम्प्लॉय ये आप गिन रहे हो कि कितनी अमाउंट एनपीएस में जा सकती है, तो वहां एक जो लिमिट है वो अप टू 10% ऑफ सैलरी है। तो ये अभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उससे ज्यादा क्लेम ना करें, क्योंकि वो डिसअलाउ होगा। ये ऑन द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आपका पैसा वापस आता है या मेच्योर हो जाता है या आप रिटायर हो जाते हैं, तब भी आपको टैक्स इंप्लीकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। एनपीएस के रूल्स कहते हैं कि ऑन मेच्योरिटी
आप 60% ऑफ द अमाउंट लमसम के तौर पे विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये 60% का जो लमसम आपने विड्रॉ किया है वो पूरा टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि इस पे कोई टैक्स नहीं होता। रह गए बाकी के 40%। ये जो 40% है उसका एक कंडीशन ये है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर आपको इसको कंपल्सरीली इससे एक एन्युइटी खरीदनी होगी। अब ये अमाउंट जो 40% का है उससे आप एक एन्युइटी खरीद लेते हो, तो वो एन्युइटी का मतलब ये है कि वो एक पेंशन है, यानी कि हर महीने आपको एक अमाउंट रेगुलरली आता रहेगा। पर वो पेंशन जब आता है या एन्युइटी जब आती है वो टैक्सेबल रहती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ऑन मैच्योरिटी 60% टैक्स फ्री, 40% कंपल्सरीली एन्युइटी, और एन्युइटी की जो रकम आती है वो टैक्सेबल रहेगी। तो अर्णव जी, अगर हम टैक्स बचत के लिहाज से ही देखना चाहें तो एनपीएस बेहतर प्रोडक्ट होगा या यूलिप? अगर मान लीजिए किसी ने कुछ और प्रोडक्ट में निवेश ही नहीं करना है टैक्स बचाने के लिए, अगर इन्हीं दो विकल्पों को पोर्टफोलियो में डालना है, हालांकि ये रणनीति भी गलत ही होगी बिकॉज हर निवेश विकल्प की अलग फीचर्स होते हैं और उनको आप सही तरीके से पोर्टफोलियो में डालें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मान ले अधिकतर लोगों को इस बात की समझ होती नहीं है, टैक्स बचाने के लिहाज से एनपीएस या यूलिप दोनों में से कौन सा बेहतर है, या दोनों आपके मुताबिक कंपेयर किए ही नहीं जा सकते? तो ये है कि कंपेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि अलग प्रकार के प्रोडक्ट से एनपीएस स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए है, तो उसको सिर्फ आप रिटायरमेंट गोल से जोड़ सकते हैं। लेकिन दो और चीजें यहाँ पर है जो हर एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स के बारे में सोचते हैं तो उसमें एक पहली एक भूल तो हो ही जाती है कि आप दूसरे एंगल्स को नहीं सोचते, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग नहीं होता। लेकिन ये भी याद रखना है कि आपकी लायबिलिटी क्या होती है, क्योंकि देखिए जब आप यूलिप में फॉर एग्जांपल निवेश करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि यूलिप में सिर्फ एक ही प्रीमियम होगा, क्योंकि वो बहुत छोटी प्रकार की सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज होती है। तो मोस्टली जब आप इस प्रकार का यूलिप लेते हैं तो आपका एक तो पहले ऑब्लिगेशन आ जाता है, क्योंकि आपको कई सालों तक प्रीमियम भरना पड़ेगा, तो ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। दूसरी बात हो जाती है कि जब आप एनपीएस में डालते हो तब आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मान लीजिए एक साल आपने 1.5 लाख डाला या 2 लाख डाला, दूसरी साल आपको आपके पास 50,000 है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी यूलिप में नहीं होती। दूसरी बात आती है इन टर्म्स ऑफ लॉक इन। एनपीएस में जब आप डालते हो तो जो टैक्स बेनिफिट है वो सिर्फ टीयर 1 अकाउंट में है, और टीयर 1 अकाउंट की जो रकम है वो आप अपने रिटायरमेंट तक या 60 इयर्स तक विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि लॉक इन काफी लंबा हो सकता है। जबकि यूलिप का जो है वो लॉक इन 5 साल का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लॉक इन क्या है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने टैक्स बचाने के लिए एक रकम तो डाल दी, लेकिन फिर वो पैसा अगर आपके पास वापस ही ना आए तो वो एक आपके लिए लिक्विडिटी के माध्यम से भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये फैक्टर्स भी आप सिर्फ और सिर्फ अगर कंसिडर करें तब आपका भी डिसीजन थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। एक टैक्स बचाने का फ़ायदा आपको मिल रहा है एनपीएस में, और क्योंकि इसको एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए सही है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखें और उसके मुताबिक ही इनको अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करें। लेकिन हर प्रोडक्ट का एक कॉस्ट स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि उनमें आप पैसे लगाते हैं तो कुछ पैसे आपको जो है निवेश विकल्प को चलाने के लिए फ़ीस के तौर पर भी देने होते हैं। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यूलिप का कॉस्ट स्ट्रक्चर अब कितना आसान कर दिया गया है अर्णव जी, या आपको लगता है कि अभी भी ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है और इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है जितना पहले हुआ करता था? नहीं, देखिए अगर आप पहले के से तुलना करेंगे तो आज का यूलिप आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि पहले इतने ज्यादा चार्जेस लिए जाते थे कि आज के यूलिप्स डेफिनेटली जो नए यूलिप लॉन्च किए गए हैं कई पिछले सालों से, वो एज कंपेयर टू प्रीवियस यूलिप्स काफी कम एक्सपेंस वाले हैं। लेकिन यूलिप्स में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अलग अलग प्रकार के कॉस्ट उसमें आ जाते हैं। फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, फिर दूसरे चार्जेस आ जाते हैं, मोर्टेलिटी का एक्सपेंस एक आ जाता है अपने इंश्योरेंस के लिए, तो ये सभी चार्जेस अंदर।
अगर आप एनपीएस को देखें तो उसके सामने फिर कोई भी प्रोडक्ट आप देखेंगे तो वो हाई कॉस्ट ही लगेगा, क्योंकि एनपीएस इज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट्स। आपको कहीं पर भी मिलेगा उसमें एनपीएस लो कॉस्ट ही होगा, क्योंकि वहां पर जो चार्जेस है वो बहुत कम है। तो इन परसेंटेज टर्म्स तो वो आप सिर्फ डेसिमल्स में जाते हैं। तो इसीलिए ये कॉस्ट के बारे में जब आप बात करें तब आपको एनपीएस एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट लो कॉस्ट ही दिखेगा, इवन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो उसमें तो कोई दो राय या शक नहीं है। लेकिन जैसे हम कहते हैं, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को सोच समझ के एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, तभी ही आपको ओवरऑल एक बेनिफिट मिलेगा और आपके गोल्स भी अचीव होंगे। ऑलराइट, अगर हम मौजूदा समय में यूलिप प्लान्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से यूलिप हैं जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं? क्योंकि अगर किसी को यूलिप खरीदना ही है और टैक्स सेविंग का फ़ायदा उठाना ही है तो बहुत ज़रूरी है कि वो किसी लक्ष्य के साथ इसको अपने पोर्टफोलियो में रख ले। और यूलिप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आप जितना लंबा बने रहें तब आपको जाके फ़ायदा होगा। शुरुआती के कुछ साल में अगर आप यूलिप खरीदेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा, भले ही वो मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट में आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रणनीति क्यों ना ले रखी हो, एग्रेसिव फंड्स क्यों ना ले रखे हों। तो फिलहाल जो बाजार में यूलिप चल रहे हैं अर्नब जी, वो किस तरह के यूलिप हैं और किस तरह से जो है इनको आप अपने गोल अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बाजार में हर एक जो कंपनी होती है उनके अलग अलग प्रकार के यूलिप्स होते हैं। हर एक यूलिप में भी आपके पास अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं। तो आज की तारीख में क्योंकि इक्विटी बाजार इतना अच्छा कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा अट्रैक्शन लोगों के पास होता है वो यही होता है कि आप यूलिप में डालें और फिर उसमें जो ग्रोथ ऑप्शन है या एग्रेसिव ऑप्शन है जो इक्विटी में निवेश करे, वो आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन आपको एक लॉन्गर टर्म व्यू लेना होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो रिटर्न आप देख रहे हैं वो अच्छे इक्विटी मार्केट्स के आधार पे है, और ये कंसिस्टेंटली इस प्रकार का जो पास्ट रिटर्न है वो पहले तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको फिर ध्यान भी रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिटर्न रेशियो जो होता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट की कंडीशंस बदलेगी उस प्रकार इस प्रकार के फंड्स पे भी आपको एक स्ट्रेटेजी रखनी होगी और उसका मैनेजमेंट भी करना होगा। तो ऑब्वियसली पॉपुलर तो इक्विटी लिंक्ड जो इक्विटी में निवेश करते हैं उस प्रकार के सभी प्लान्स आज की तारीख में है। लेकिन ये सिचुएशन बदल सकती है, क्योंकि बाजार में रिस्क भी बदलते रहते हैं। अगर हम एनपीएस प्लान्स की बात करें तो कौन कौन से प्लान्स हैं जो यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? किसमें आपने पूछा? एनपीएस प्लान्स की अगर हम बात करें तो किस तरह के प्लान्स यहाँ पर फ़ायदा दे रहे हैं रिटर्न्स के लिहाज से भी और डिमांड के लिहाज से भी? देखिए, रिटर्न्स के लिहाज से अगर वहां पर भी सिचुएशन सेम ही है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वर्चुअली मोस्ट फंड मैनेजर्स के जो इक्विटी पार्ट का जो मैनेजमेंट है वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा कर रहा है। तो जो डेट का पोर्शन है वो भी स्टेडी परफॉर्मेंस आज की तारीख में दे रहा है। लेकिन क्योंकि हमने पिछले 1-2 साल में राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देखा है, तो डेट के रिटर्न्स थोड़े म्यूटेड है। लेकिन अगर आप एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो देखें तो ओवर द लास्ट डेकेड और सो जो एनपीएस का रिटर्न है वो 9% से ऊपर चल रहा है, अगर आप इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट का एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाए तो इस प्रकार का आज की तारीख में रिटर्न है। लेकिन ऑब्वियसली वहां पर भी क्योंकि इक्विटी मार्केट्स इतना अच्छा कर रहे हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है विद इन दैट आज की तारीख में इक्विटी ही है। और वहां पर रिटर्न्स थोड़े ज्यादा, क्योंकि जो नॉर्मल हम 12-13% के इक्विटी रिटर्न्स देखते हैं उससे कई ज्यादा हमको पिछले 2-3 साल में यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मलाइज होगा और नीचे आ जाएंगे। तो ये भी आपको एक एक्सपेक्टेशन एनपीएस में भी बनाए रखनी चाहिए। ख्याल से कुल मिलाकर टैक्स फ़ायदों से लेकर निवेश कैसे आपको करना चाहिए यूलिप और एनपीएस में, और किस फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको करना चाहिए, इसकी तमाम बारीकियां इस शो के ज़रिए हमने आपको देने की कोशिश की है ताकि आप
टैक्स सेविंग के चक्कर में किसी भी तरह का गलत निर्णय ना ले लें और गलत प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ना रख लें, ताकि लंबे समय में आपको जो है इसका घाटा उठाना पड़े और ये फैसला गलत साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नव जी, आपका समय निकाला आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे कि कैसे नए साल में चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर बैंकों ने नए नियम जो हैं वो लागू किए। और साथ ही अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या टीवी पर भी, तो व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेजिए। और साथ ही अगर आप चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब पर, क्योंकि हम बहुत सारे दर्शकों के सवाल आता हुआ देखते हैं, सवाल डालिए यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।